Hello guys, I am audible, right? Yes, sir. Yes, sir. चलो राइट, तो आज अपन कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना। जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही कुछ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज भी अपने पास। जैसे पहला वाला क्वेश्चन, देखो ये क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 1/i इंटू जेड माइनस वन। राइट, जेड क्या है, नॉन रियल है, मतलब जेड क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। नाउ दिस रिप्रेजेंट an angle of a triangle. Then I have to comment on real part of z and imaginary part of z and stuff. तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। Now in this particular question, it says this represents an angle of a triangle. So if it is angle of a triangle, it needs to be a real number. So अगर इसको रियल नंबर होना है, राइट, एंगल को, इसका मतलब साइन इनवर्स आप जिसका भी निकाल रहे हो उसको रियल होना पड़ेगा। अगर ये पूरा रियल होगा तो मेरे पास एक रियल एंगल आएगा। इसका मतलब फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट z minus 1 upon iota, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ प्योरली रियल। तो अभी प्योरली रियल नंबर है तो z के रियल और इमेजिनरी पार्ट पे कमेंट करना है मेरे को। तो अपन क्या करते हैं, z को x प्लस आयोटा y पुट कर देते हैं। राइट, बिकॉज z को अपन x प्लस आयोटा y पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली x और y के ऊपर मेरे पास कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स कंडीशंस आ जाएंगी। x और y क्या है, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ना, तो अकॉर्डिंगली वी कैन पिक व्हिच ऑफ दीस फॉलोइंग फोर ऑप्शंस विल होल्ड ट्रू। तो अभी यहाँ पे डाल दो z को x प्लस आयोटा y, तो ये जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस वन अपॉन आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये जाएगा x माइनस वन प्लस आयोटा y अपॉन आयोटा। राइट, डिवाइड करा दो, सो x माइनस वन अपॉन आयोटा प्लस y। इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस वन। ये आ गया अपने पास सिंप्लीफाई होके z माइनस वन बाय आयोटा। देखो आ रहा है समझ में। अब इसको अपन को बोलना है कि यार इसमें जो कहानी है वो ये प्योरली रियल होना चाहिए। इसका मतलब आयोटा वाला पार्ट तो जीरो होना चाहिए। सो फ्रॉम हेयर आई कैन कंक्लूड दैट x माइनस वन जो है दिस हैज टू बी जीरो। सो x हो गया वन। व्हाट कैन वी से अबाउट y? अगर ये जीरो हो जाएगा तो y होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ y बनेगा। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है पूरी, इसको तो अपन सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो साइन इनवर्स y, इसका मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, y की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में जानी चाहिए। हो जाएगी तभी तो मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफाइन हो पाएगा। तो यहाँ से मुझे मालूम चला x will be equal to 1 and y will be equal to minus 1 to 1. From here we can say real part of z is 1 and imaginary part of z will vary between minus 1 to 1. We can take any value between minus 1 to 1. सर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन इनवर्स दे रखा है, अगर कॉस इनवर्स देते तो हम माइनस 1 to 1 नहीं लिखेंगे ना y का। Cos inverse देते तो y को हम फ्रॉम माइनस 1 to 1 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि पाई तो हो नहीं सकता। लेकिन पाई से छोटा तो हो सकता है ना। नहीं उसमें मतलब क्लोज माइनस वन ब्रैकेट तो, नहीं होगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, तो बस। बस माइनस वन पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा। ओके। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर कॉस होगा तो मुझे मालूम है पाई नहीं हो सकता, पाई से छोटा होगा तो चलेगा। एंड जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, तो सेम चीज तो साइन इनवर्स पे भी तो लगेगी, है ना। साइन इनवर्स का जब मैं एंगल्स की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में आ जाएगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ अ ट्राइंगल नीड्स टू बी बिटवीन 0 to पाई। तो ये जो माइनस वन से वन वाला अपने फैक्टर निकाला, ये अपना गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो अब मेरा y है, पॉजिटिव एंगल आना चाहिए, एक्यूट एंगल। मेरा y जो है वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में जा रहा होगा, 0 ओपन रहा। मेरा इमेजिनरी पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 से 1, 1 पे क्लोज, 0 पे ऊपर।
तो रियल पार्ट ऑफ जेड मेरा 1 आ रहा होगा और इमेजिनरी पार्ट मेरा 0 से 1 के बीच में जा रहा होगा। कहाँ दिख रहा है? कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, विच इज नन ऑफ दीज। देखो आया ना समझ में? Yes. So now we move on to the next example. एक मिनट रुको। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लैम्डा और अल्फा आर रियल सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी है मेरे को। लैम्डा है, एक्स वाई जेड है, अल्फा है, राइट। एज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया इसलिए बिकॉज मेंस में ना नॉर्मली आ जाता है, हर पेपर में इसका क्वेश्चन एक तुम्हें मिल जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस, ट्रिवियल का मतलब क्या हो जाता है? अपन जब अपन ट्रिवियल की बात करते हैं तो अपन बोलते हैं एक्स वाई जेड 0,0,0, दिस इज कॉल्ड एज नॉन, सॉरी, ट्रिवियल। सो नॉन ट्रिवियल क्या हो जाएगा कि तीनों जीरो नहीं होने चाहिए। तीनों जीरो नहीं हुए, कुछ और सॉल्यूशन मेरे को मिल गया तो मैं उसको नॉन ट्रिवियल बोलूंगा। अब इस इक्वेशन की खास बात क्या है? देखो, तीनों लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे तो क्रैमर्स रूल। और अगर क्रैमर्स रूल को अपन याद करें तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता था कि x की वैल्यू जो होगी वो आएगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल्टा z अपॉन डेल्टा। डेल्टा क्या हो जाता है? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड क्या होते हैं कि आप डेल्टा एक्स में आप एक्स के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म्स डाल दो। डेल्टा वाई क्या होता है? वाई के कोएफिशिएंट की जगह आप कांस्टेंट टर्म डाल दोगे। डेल्टा जेड क्या होता है? जेड के कोएफिशिएंट की जगह आप कांस्टेंट टर्म्स डाल दोगे इन द डेल्टा, है ना। ये तो सबको पता है क्रैमर्स रूल। और अगर नहीं पता है तो राइट, तो डिटर्मिनेंट वाले नोट्स खोलो यार, वहां से पढ़ो। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे अपना कांस्टेंट टर्म 0 है। कांस्टेंट टर्म तीनों में 0 है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और निकालने की कोशिश करूंगा तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों 0 ही आ जाएंगे। बिकॉज डेल्टा एक्स की जगह आप 0,0,0 लिखोगे तो 0 ही आ गया। अब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 आ गए, है ना? ध्यान से समझो। तो अगर डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो क्या होगा? 0/non-0, 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 एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे? 0,0,0 आ जाएगा फिर तो। और अगर एक्स वाई जेड 0,0,0 आ गया तो मेरे पास तो प्रीवियस सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर इसके साथ में मैं डेल्टा को 0 कर दूं, डेल्टा को 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा भी 0, डेल्टा एक्स भी 0, डेल्टा वाई भी 0, डेल्टा जेड भी 0। तब मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाते हैं, है ना। यही था क्रैमर्स रूल की डेफिनेशन में। और अगर मेरे पास इनफाइनाइट रूट्स रूट्स बन गए, राइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए तो सारे के सारे सॉल्यूशन थोड़ी ना 0,0,0 होंगे। एक हो जाएगा 0,0,0। उसके अलावा बाकी तो मेरे पास नॉन ट्रिवियल ही मिलेंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे मेरे पास तीनों कांस्टेंट 0 हो रहा है, मेरे को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर निकालना है तो डेल्टा को 0 होना ही पड़ेगा। और अगर ट्रिवियल निकालना है तो डेल्टा को नॉट इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया अपने पास? डेल्टा इक्वल टू 0। बस निकाल लो अब डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा क्या है? डिटरमिनेंट फॉर्म बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। सो लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा 1, कॉस अल्फा साइन अल्फा -1 साइन अल्फा माइनस कॉस। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली, है ना, बिना कुछ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगाए डायरेक्टली ओपन कर दो तुमको। सो लैम्डा कितना हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो -1 हो गया। तो ये हो गया -1। इस कॉलम से खोल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सो प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर -1
ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है अपन को, ये साइन टू अल्फा है ना, 2 साइन अल्फा कॉस टू अल्फा, सो साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा, ये किसके बराबर हो गया, लैम्डा के बराबर हो गया। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे अपन अपना ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ये जब एक्सप्रेशन आता है तो ये हमेशा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा, और ये अपना हमेशा माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ये भी मेरा क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, ए और बी कितना है, 1 है, तो मुझे मालूम है लैम्डा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, -2 से -√2 से √2 की। देखो क्लियर हुआ ना ये वाला एग्जाम्पल भी, कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? चलो फिर अपन अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो बहुत सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, 3 person A, B, C are to speak at a function along with 5 others. So basically there are 8 people. If they all speak in random order, the probability that A speaks before B and B speaks before C. बहुत ही पुराना कन्वेंशनल क्वेश्चन है, पर कई बार बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ले लिया है। देखो प्रोबेबिलिटी अपन निकालेंगे तो अपन हमेशा क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी हमारे लिए तो एक प्रपोर्शन है ना, एक प्रपोर्शन जिसमें मैं फेवरेबल केसेस ऊपर लिखूंगा और टोटल केसेस नीचे लिखूंगा। मतलब 2 पीएनसी के क्वेश्चन है, टोटल केसेस में कोई कंस्ट्रेन नहीं है और फेवरेबल केस में अपने पास कंस्ट्रेन है। अब देखो टोटल केसेस पहले निकाल लेते हैं। टोटल केस तो क्या होंगे, 8 लोग हैं, 8 लोगों को बोलना है, किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हैं। तो अगर मैं 8 लोगों को अरेंज करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वुड बी 8 फैक्टोरियल, राइट। एन डिस्टिंक्ट चीजों को अगर अपन अरेंज करते हैं तो अपने पास आंसर क्या होता है, एन फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल वेज हो गए, 8 फैक्टोरियल वेज में आई कैन अरेंज ऑल दीज 8 स्पीकर्स। अब कोई भी कैसे भी बोल सकता है। अब सोच के देखो ये जो 8 फैक्टोरियल वेज होंगे, राइट, उसमें क्या क्या होगा। जैसे मान लो बाकी लोग पी क्यू आर एस टी है, सो पी क्यू आर एस टी, राइट, ये 5 पहले आ गए, यहाँ पे ए बी सी आ रहा होगा। मैं आपको केसेस बता रहा हूँ, यहाँ पे ए सी भी आ रहा होगा, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी आ रहा होगा, तो यहाँ पे सी ए भी आ रहा होगा, एंड सो ऑन। फिर कोई और अरेंजमेंट होगा। तो अगर मैं ऐसा देखूं कि इन 5 को अगर मैं अरेंज नहीं करता हूँ तो इन तीनों के अरेंजमेंट से मुझे 6 केसेस मिलेंगे, है ना, फैक्टोरियल 3। मतलब अगर पहले पी क्यू आर एस टी आए तो अपने पास लास्ट 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के 6 वेज होंगे। लेकिन उन 6 वेज में से मुझे तो एक ही वे लेना है, कौन सा वाला, ए बी सी वाला। ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। सिमिलरली और भी तुम कोई और अरेंजमेंट लोगे, पी क्यू ए आर एस पी पी सी, अगर मैं पी क्यू, ये भी एक अरेंजमेंट आएगा ना फैक्टोरियल 8 में। अगर मैं पी क्यू आर एस टी को फिक्स रखूं तो ए बी सी के अरेंजमेंट से मुझे 6 केस और मिलेंगे, और उन 6 में से मुझे हमेशा एक ही केस काउंट करना है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, फैक्टोरियल 8 केसेस जब आपने बनाए होंगे तो फैक्टोरियल 8 अरेंजमेंट्स में ए बी सी के अरेंजमेंट हर बार 6 के पैकेट्स में आ रहे होंगे, राइट। और उन हर पैकेट में मुझे एक ही बार काउंट करना है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट को डिवाइड करा दूं 6 से तो मेरे पास मेरा फेवरेबल अरेंजमेंट आ जाएंगे, है ना। मान लो टोटल अरेंजमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर मैं डिवाइड करा दूंगा 6 से तो मेरे पास से पैकेट्स आ जाएंगे, ऐसे कितने पैकेट्स बन रहे हैं, और एक पैकेट में एक ही अरेंजमेंट मेरा कंसिडर्ड होगा। और इन अदर वर्ड्स, अगर अपन किसी अरेंजमेंट में से
किसी दो का अरेंजमेंट अगर अपन को निकालना है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है एन चीजों को आपने अरेंज कराया तो फैक्टोरियल है, बट मुझे तीन चीजें उनमें से अरेंज नहीं करनी थी, सो आई डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3. दैट इज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. सो माय आंसर वुड बी 1/6. दैट इज ऑप्शन नंबर 3. आया समझ में? अगर आप किसी एन चीजों को अरेंज कर देते हो तो एन फैक्टोरियल आंसर होता है. अगर कोई बोले कि यार एन चीजों को अरेंज तो करना है लेकिन इन तीन का ऑर्डर तो फिक्स रहेगा, इन तीन का अरेंज नहीं करना है, तीन का ऑर्डर फिक्स रहेगा मतलब वो तीन को अरेंज नहीं करना है, मैं तो सबको अरेंज कर चुका हूँ. तो किसी अगर नंबर ऑफ थिंग्स का आपको अरेंजमेंट निकालना है तो आप उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो, उसका अरेंजमेंट निकल जाएगा. याद करो यही लॉजिक अपन यूज करते थे जब चीजें आइडेंटिकल हो जाती थी. हम क्या बोलते थे, सबको डिस्टिंक्ट मान के अरेंज कर दो और फाइनली जितनी आइडेंटिकल चीजें हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो. क्यों करते थे? बिकॉज उनका अरेंजमेंट मुझे कंसिडर नहीं करना. क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन भी सबको? So now we move on to the next one. है ना? हाँ बोलते जाओ, क्योंकि एक बार मैं अगर इरेज कर दूंगा एनोटेशन तो फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अल्फा इज अ नॉन रियल मतलब कॉम्प्लेक्स ही हो गया. तो अल्फा अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू दे रखी है फिफ्थ रूट ऑफ 1. ठीक है, मुझे वैल्यू निकालनी है 2 raised to the power 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सो ऑन प्लस अल्फा की पावर -2 माइनस अल्फा की पावर -1 मॉडुलस. इस चीज की वैल्यू कितनी आ रही है? मेंस का क्वेश्चन नहीं है, राइट, बिकॉज मेंस में फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी सिलेबस पे नहीं होता है. अल्फा क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी तो है ना. 1 raised to the power 1/5. कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 लिख देते हैं. 1 लिखोगे तो वो तो रियल वैल्यू हो जाएगी ना, मेरे को तो नॉन रियल रूट चाहिए. सो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसमें इमेजिनरी वाला रूट लेना है अपन को. इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1. यही हो गया. अब मैं फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालूंगा तो मेरे पास 5 रूट्स आएंगे. ठीक है, 5 रूट्स जो आएंगे उनमें से एक तो मेरा रियल आएगा 1. लेकिन 5 रूट्स को मैं नाम देता हूँ 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4. और इन 5 रूट्स के बारे में हमें क्या क्या पता है? सम ऑफ द रूट्स, राइट, हमेशा 0 होगा. चलो मैं पावर को ले रहा हूँ पहले, है ना. 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर -2 माइनस अल्फा की पावर -1. अब इन रूट्स को निकालते हैं पहले. इधर देखो, अगर एक मेरा रूट अल्फा है, राइट, तो ये जो होगा ये अल्फा स्क्वायर होता है, ये अल्फा क्यूब होगा, ये अल्फा रेज़ टू पावर 4. अगर एक रूट आपका अल्फा है, आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाएगा, राइट. इसका क्यूब करोगे तो ये वाला मिल जाएगा, 4 पावर करोगे तो ये वाला मिल जाएगा. दूसरा आपको क्या बताया? अल्फा की पावर 5 इज इक्वल टू 1 भी है. सो अल्फा की पावर 5 इज इक्वल टू 1 है, तो मैं अल्फा की पावर 5 को ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा 3 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से अल्फा 3 कितना आ जाएगा? 1/अल्फा स्क्वायर विच इज अल्फा की पावर -2. सिमिलरली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अल्फा की पावर 1 इंटू अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू 1. ये भी अल्फा की पावर 5 होगा. सो अल्फा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/, अल्फा की पावर 1 विच इज अल्फा की पावर -1. सो अब इस एक्सप्रेशन को देखो वापस से. 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर -2, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा की पावर 3. अल्फा की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा की पावर 4. प्लस अल्फा की पावर 4 कर दिया, माइनस अल्फा की पावर 4 कर दिया. तो अब देखो, ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर 4. सम ऑफ ऑल दी रूट्स आ गया. और सम ऑफ ऑल दी रूट्स कितना होता है? 0 होता है. सो आई नो ये मेरे पास सिंपलीफाई होकर कितना हो गया? -2 अल्फा रेज़ टू पावर 4.
ये बन जाएगा अपने पास। अब -2 अल्फा रेज़ टू पावर 4 है। अब इसको इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो मेरा आंसर क्या है? 2 रेज़ टू पावर मॉडुलस ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा रेज़ टू पावर -2 माइनस अल्फा रेज़ टू पावर -1। ये मेरा कितना हो जाएगा? -2 अल्फा रेज़ टू पावर 4। मॉडुलस है, सो 2 तो बाहर आ जाएगा, अल्फा रेज़ टू पावर 4 का मॉडुलस। सो मैं 2 रेज़ टू पावर 2 अल्फा का पावर को बाहर निकाल सकते हो। मॉड अल्फा कितना हो जाएगा? ये देखो, अल्फा की पावर 5 1 है, दोनों साइड अगर मैं मॉड लूंगा मेरे पास आएगा मॉड अल्फा रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1। सो मॉड अल्फा कितना आएगा? मॉड अल्फा तो 1 ही आएगा। सो इस मॉड अल्फा 1 को यहाँ डाल देते हैं, हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस एग्जाम्पल का? 4 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो समझ में आया कि नहीं आया वाला क्वेश्चन भी, है ना? तो मैंने nth रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज लगाई। nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम विल ऑलवेज बी जीरो, राइट? कोई भी रूट होता है उसका आप कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट पकड़ा आपने यूनिटी का, उसकी पावर्स निकालोगे तो आपको सक्सेसिव रूट्स मिलते जाएंगे, राइट? चाहो तो तुम देखो वहां से भी देख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर निकालते हैं तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है। मैं ओमेगा का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे अगला वाला रूट मिल जाता है। क्लियर हुआ वाला एग्जाम्पल भी सबको? सर हम अगर वो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में वो कर सकते थे। तो भी चलेगा, एलसीएम ले लो, राइट? जीपी का फॉर्मूला बना के कर दो तो भी वही आंसर आएगा सेम। हम्म। बिल्कुल सही है। ये देखो, 3D का क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। अब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो देखो क्या क्या हो सकता है। एक प्लेन होगा, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई तब तो डिस्टेंस जीरो है ना। एक प्लेन और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस नॉन जीरो कब आएगा? जब प्लेन और लाइन दोनों पैरेलल होंगे तभी आ सकता है। अगर दोनों पैरेलल नहीं है तब तो मेरा डिस्टेंस जो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये लाइन और ये प्लेन ना पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग। चेक कैसे करेंगे? लाइन का डायरेक्शन देखो, लाइन का डायरेक्शन क्या है? I-J+4K। ये तुम्हें लाइन का डायरेक्शन बताता है ना। और प्लेन का डायरेक्शन नहीं होता, प्लेन का नॉर्मल होता है। ये मुझे प्लेन का नॉर्मल बता रहा है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर का बता रहा है, विच इज I+5J+K। तो अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, बिकॉज नॉर्मल और लाइन फिर परपेंडिकुलर होनी चाहिए अगर प्लेन और लाइन पैरेलल है तो। अपन चेक कर लेते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तब तो दोनों परपेंडिकुलर है, तब तो डिस्टेंस आएगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो डिस्टेंस नहीं आया जीरो तो है। अपना आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, बिकॉज जीरो तो कहीं दिया हुआ है नहीं। डॉट प्रोडक्ट निकाल दो इन दोनों का। I × I 1 -5 + 4, ये होगा ना I का I, J का J, K का K। तो जीरो आ गया, इसका मतलब दिस लाइन एंड दिस प्लेन इज पैरेलल। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं आता तो आंसर क्या बोलते हैं अपन कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो आएगा, आंसर नन ऑफ दीज है। तो आंसर नन ऑफ दीज तो नहीं है अभी, तो मुझे फर्स्ट श्योर नहीं, अभी भी हो सकता है मैग्नीट्यूड कुछ और आ जाए। ठीक है, अभी करना अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना है। ये रहा लाइन के ऊपर पॉइंट, ये लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट ही तो होता है। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया 2, -2, 3 पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, राइट? उसके लिए पहले मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में ले आता हूँ। x + 5y + z = 5। ये होगा ना, ये तो अपना ए वेक्टर है तो xi + yj + z होगा, डॉट किया तो ये आएगा। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, x + 5y + z -5 = 0। और ये मेरे पास पॉइंट है, तो पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो 2D में करते थे वही 3D में लगाएंगे। क्या करेंगे? पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में डाल देंगे। 2 - 10 + 3 - 5
अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये करते थे ना लाइन में भी, 2D में पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट को अपन लाइन में डालते थे और नीचे अपन क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ एक्स को कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। प्लेन में एक जेड भी आ जाएगा एक्स्ट्रा। कितना हो गया देखो, 3 + 2 5, 5 - 5 is 0, सो ऊपर हो जाएगा 10। मॉड तो रहेगा ही, डिस्टेंस है क्योंकि, राइट। तो ऊपर हो गया अपने पास 10, नीचे अपने पास कितना हो गया, √27। तो अपने पास हो गया 10/3√3। अभी भी अपना आंसर नन ऑफ दीज आया, राइट, बिकॉज 10/√3√3 ऑप्शंस में नहीं है कहीं। देखो आया समझ में, लाइन और प्लेन के बीच का कभी डिस्टेंस निकालने को आएगा तो पहले चेक करो वो पैरेलल है कि नहीं। अगर वो पैरेलल नहीं है तब तो आंसर 0 मार्क कर दो, और अगर है तो फिर जो फिक्स पॉइंट दे रखा है लाइन के ऊपर वही पॉइंट पकड़ो, प्लेन की इक्वेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नो सर। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, px एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखा है of the least degree with rational coefficient having cube root of 7 plus cube root of 49 as a root. You have to find the product of all the roots of px is equal to 0. कैसे निकालोगे? पॉलिनोमियल निकालना है तुम्हें लीस्ट डिग्री का रैशनल कोएफिशिएंट के साथ। ये कुछ नहीं, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। मुझे पॉलिनोमियल निकालना है ना, मुझे रूट दिया हुआ है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो x होगा वो क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 49 होगा। अब मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना है x में, राइट, और उसके कोएफिशिएंट रैशनल करना है। मतलब मेरे को एक क्यूब रूट गायब करना है और क्या करना है, तो दोनों साइड में क्यूब कर देता हूँ, है ना, और तो कुछ कर नहीं पाएंगे इस इक्वेशन में। सो दोनों साइड अपन क्यूब करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³। इधर क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब। तो a³ is 7, b³ is 49 plus 3 a into b into a plus b। ये होता है फॉर्मूला a plus b के होल क्यूब का। मेरे पास कितना हो गया, x³, ये तो कितना हो जाएगा 56 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 स्क्वायर है इंटू 7, 7 स्क्वायर इंटू 7 कितना हो गया 7³ इसका क्यूब रूट मतलब 7 हो गया, और अंदर ये बच गया, इसको वापस से मैं x लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, x³ माइनस 21x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। देखो बन गई ना क्यूबिक, और उस क्यूबिक के कोएफिशिएंट देखो रैशनल कोएफिशिएंट भी हो गए। लीस्ट पॉसिबल डिग्री का मतलब क्या है, तो देखो इस क्यूबिक का रूट भी ये है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं किसी और इक्वेशन से, मान लो मैं मल्टीप्लाई करा दूं x-2 से, या x-4 से, या x² - 5x + 6 से, तो भी मेरा रूट तो एक रूट तो ये रहेगा ही रहेगा ना, और भी रूट आ जाएंगे, लेकिन फिर मेरा डिग्री बढ़ता जाएगा। इसलिए उसने यहाँ पे लीस्ट पॉसिबल डिग्री लिखा है। लीस्ट पॉसिबल डिग्री में तो यही होगा, अगर मैं लीस्ट पॉसिबल डिग्री निकाल दूं तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, राइट। नाउ इस क्यूबिक के मुझे रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, राइट। तो रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, राइट, तो थ्योरी ऑफ द इक्वेशन लगाएंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस टाइम द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट पावर, वो तो है ही नहीं, तो 0 हो गया। अल्फा बीटा मैं तीनों निकाल रहा हूँ, है ना, अल्फा गामा प्लस बीटा गामा -21 आ जाएगा, और अल्फा बीटा गामा 56 आ जाएगा। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी रूट्स।
सो माय आंसर इज 56. अगर सम पूछता तो आंसर 0 होता. दो दो का प्रोडक्ट का सम पूछता तो आंसर माइनस का 21 आ जाता. लाइक ये भी पूछ सकता है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. तो वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, राइट. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, है ना. यहाँ से मैं ऐसा बोल दूंगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो ये निकालने को बोल देता. तो अपन बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये निकल जाएगा आराम से. क्लियर हुआ देखो बच्चा लोग. चलो फिर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं. तुम्हें करना क्या इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस represented by x cube minus x square minus x minus 2 is equal to 0 and xy square plus 2xy plus 4x minus 2y square minus 4y minus 8 is equal to 0. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये. हमें करना क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे लाइंस को यूज करके. एक बार तो देखने में ऐसा लगता है कि यार ये क्या चीज आ गई, ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं. लेकिन अगर लॉजिकली सोचोगे तो फटाफट से आंसर भी आ जाएगा. सॉरी, आ जाओ मैं समझाता हूँ. देखो अभी पहले तो मुझे लाइंस निकालनी पड़ेंगी. सर वो पहले इक्वेशन का लाइन सिर्फ x माइनस 2 आएगा. बिल्कुल, है ना. तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करके मेरे को लीनियर इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना. लाइन की इक्वेशन तो लीनियर होती है. ये तो क्यूबिक व्यूबिक कुछ दिया हुआ है. तो पहले लाइंस निकालते हैं. लाइंस निकालने के लिए इनको सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. टू इसका एक सॉल्यूशन है क्या, 8 2 टू 4 2 6 8. हाँ, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा. तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करा दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट. तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है, ये बन गया. मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दिया. x माइनस 2 अपन ने कैसे निकाला, पहला रूट अपन ने निकाला ट्रायल एंड एरर से, क्यूबिक को वैसे ही सॉल्व करते हैं ना. और फिर वो रूट आ गया तो x माइनस 2 अपना एक फैक्टर हो गया. और फिर मैंने उससे इसको डिवाइड कर, मेरे को ये इक्वेशन आ गई. अब यहाँ से मैंने देखा कि या तो x माइनस 2 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा. ये तो अपना फेवरेट क्वाड्रेटिक है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला. ये इसकी तो कहानी खत्म हो गई, तो इमेजिनरी में चला गया, राइट. तो मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन यहाँ से आ गई. तो एक लाइन यहाँ से आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू 2. अब यहाँ से भी सॉल्व करते हैं, यहाँ से कौन कौन सी लाइन आएंगी, फिर उन लाइन से अपन ट्राइंगल्स बनाएंगे. ये क्या लाइन की इक्वेशन है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो वंस अगेन मेरे को उसको भी सॉल्व भी करना है. अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा अपन को पहले. फिर वो फैक्टराइज कैसे भी x माइनस 2 ही आ रहा है. और उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा. एक y स्क्वायर का भी आ रहा है, बट उसका भी d लेस देन 0 आ रहा है. तो फिर ये पेयरिंग हो गया. हाँ, x माइनस 2 एक फैक्टर बन गया यहाँ पे भी. तो x माइनस 2 आ गया, और इधर आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आया, और वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया. इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, है ना. 4 माइनस 16 आ गया.
तो ये तो फिर मुझे कोई लीनियर नहीं देगा। तो मेरे पास घूम फिर के सिर्फ एक ही लाइन की इक्वेशन आई है, दैट इज x-2। तो एक ही लाइन से मैं कितने ट्राइंगल्स बना दूंगा? कुछ भी नहीं बनाऊंगा, राइट? 0 ट्राइंगल्स बनेंगे अपने पास, बिकॉज एक ही लाइन ही आई है अपने पास। 3 लाइंस आती हैं विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन कॉन्करेंट, सॉरी नॉन कॉन्करेंट। तो अपन बोलते हैं अपन को एक ट्राइंगल बनेगा। यहाँ तो मेरे पास लाइन ही एक आ रही है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? 0 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 4। देखो यहाँ तक आया क्या सबको समझ में, जितनी भी अपन ने एग्जाम्पल्स किए? कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? No, sir. नो सर। चलो बढ़िया।